जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं के भूगोल विषय का पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस, लेक्चर वगैरह आपको मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो यहाँ पे इसका आंसर है फ्रिंच एवं ट्रिवार्था। तो यहाँ पे जो आंसर है फ्रिंच एवं ट्रिवार्था ने इस पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में पहला स्थान है एवं दूसरा स्थान किसका है? भारत का, अपने देश भारत का है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक नगर है निम्न में से। तो यहाँ पे जो कि दिल्ली है, यह प्रशासनिक नगर है या प्रशासनिक राजधानी है। जो राजधानी होता है तो वहाँ पे से प्रशासन किया जाता है। अब जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल है तो वो प्रशासनिक नगर कहलाएगा, और यहाँ भारत के उसमें संदर्भ में किया गया है तो यहाँ पे दिल्ली है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे जो राइन नदी है वह कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यह यूरोप में यह नदी बहती है, और मुख्य रूप से यह जर्मनी में है ना, मुख्य रूप से यह जर्मनी में बहती है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। तो भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह है वह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे है रिक्त स्थान। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं, भारत का भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह देहरादून में है ना। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में ये स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, मसालों का राज्य कहते हैं। तो मसालों का राज्य जो है केरल है। केरल में भारत के सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है? ये क्या कहलाती हैं? तो जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली वह राष्ट्रीय सड़कें कहलाती हैं। कौन सी वाली? राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट है, भारतीय मृदा की समस्या। तो यहाँ पे भारतीय मृदा की जो समस्या है मुख्य रूप से अपरदन है ना, अपरदन और उर्वरता का ह्रास जो है, उर्वरता है ना, इसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वह घट जाती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है ना। पहला किसका है? चीन का, दूसरा है भारत का। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत की पहली संपूर्ण जनगणना सन में हुई। तो भारत की जो संपूर्ण जनगणना है यहाँ पे 1881 जो पहली बार हुई थी। इसके पहले जो हुई थी जनगणना वह 1872 में है ना, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में, है ना। और जो पहली संपूर्ण गणना हुई थी वह 1881 में। इसका आंसर है 1881। और अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो 1951 में, मतलब जब स्वतंत्र हुआ भारत उसके बाद की जो पहली जनगणना हुई तो ये है 1951। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में है पर्यटन नगरी क्या है? नैनीताल, ये उत्तराखंड में है। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, जिसके बोरे बनाए जाते हैं, जो बोरे बनते हैं उसके जूट के बनते हैं, ये पश्चिम बंगाल में होता है सर्वाधिक। काली मिट्टी का कपास का उत्पादन होता है, काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। ज्वारीय बंदरगाह तो वह कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। महानगर, ये लंदन एक महानगर है। नेक्स्ट है, ट्रक फार्मिंग। एक वाक्य में उत्तर देना है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? तो जो ट्रक फार्मिंग होती है, जो सब्जियों का जो उत्पादन होता है ना, व्यापारिक रूप से सब्जियों के उत्पादन के लिए व्यापारिक रूप से सब्जियों के उत्पादन हेतु इसका नाम उपयोग में किया जाता है
है ना, क्योंकि ये सब्जियों को क्या करते हैं, ट्रक में भर लेते हैं और भर के फिर भेजते हैं इनको, इसलिए उनको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिखरे अधिवास कहाँ पाए जाते हैं। तो बिखरे जो अधिवास होते हैं वह रेगिस्तान में और पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन कैसी समतल नहीं होती है, इसलिए कैसी होती है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। ऐसी रेगिस्तान में कहीं पे एक जैसा स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे रेत वगैरह होती है, इसलिए यहाँ पे जो अधिवास होते हैं, रहने की जो जगह होती है वह बिखरे रूप में होती है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस तिलहन में होता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वह सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट है भारत में कितने रेलवे जोन हैं। तो भारत में 17 रेलवे जोन हैं, है ना, 17 रेलवे जोन हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जो ध्वनि प्रदूषण वह कहलाती है जो अवांछनीय ध्वनि होती है, अवांछनीय ध्वनि को, है ना, अवांछनीय जो ध्वनि होती है उसे ही क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो हमारी कानों को कर्कश लगती है वह अवांछनीय ध्वनि होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुंबई हाई तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है या किस सागर में स्थित है। तो जो भारत का जो नक्शा है इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, यहाँ पे तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है ना, ये वाला। तो इसे मुंबई हाई तेल शोधन कारखाना किस सागर में है, ये अरब सागर में, है ना, ये अरब सागर है। यहाँ से पूरा यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहाँ पे है हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, है ना, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना। तो जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ का, ये पार्ट, यहाँ पे मुंबई हाई तेल शोधन कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है भिलाई एवं जमशेदपुर किस प्रकार के नगर के उदाहरण हैं। तो भिलाई और जो जमशेदपुर हैं ये हैं औद्योगिक नगर के उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों का स्थापित किए गए थे भिलाई में और जमशेदपुर में, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जो मानव के गतिविधियों को प्रभावित करता है, मतलब जो मानव के रहने या उनके अनुसार जो चीज़ें हैं उनको प्रभावित करती हैं, जैसे और उनको हानि पहुंचाती हैं, हानिकारक प्रभाव डालती हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में अचानक परिवर्तन होता है, आसपास के वातावरण में बदलाव या प्रभावित करता है, उसी को क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है वनों के प्रत्यक्ष लाभ का वर्णन कीजिए। तो देखो वनों के प्रत्यक्ष लाभ भी हैं और अप्रत्यक्ष लाभ हैं, है ना। अप्रत्यक्ष लाभ जैसे वनों के, जैसे कि जो मिट्टी का जो कटाव है, जैसे कि कोई भी पेड़ होता है ना, मान लीजिए ये पेड़ है तो इसकी जो जड़ें फैली रहती हैं ऐसे, है ना, तो ये क्या करती हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों से क्या करती है, समेटे रखती है ना, तो इतना मिट्टी का क्षरण नहीं हो पाता है। साथ ही में ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है ना, O2 देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये तो हो गया इसके अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ में इससे हमें डायरेक्ट लकड़ी प्राप्त होती है, सूखी लकड़ी, ईंधन के लिए प्राप्त होता है ना, इमरती लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है, इससे औषधियाँ प्राप्त होती हैं हमें, तो इससे कई लाभ हैं, है ना, फिर भी लोग काटते हैं है ना। हाँ भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और यहाँ पे अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं। तो भारतीय कृषि की जो समस्या है, कृषि की मानसून पर निर्भरता, दूसरा है जोतों का छोटा आकार होना, और तीसरा उन्नत किस्म के बीजों तथा उर्वरकों की कमी। तो ये भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पर मानसून जो भी आज वर्षा पे यानी कि पर्याप्त पानी के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, है ना। और यहाँ पे हमें जब भी होती है कृषि कैसी होती है, मानसूनी होती है। यहाँ पे कभी कभी अनावृष्टि हो जाती है, मतलब अनावृष्टि का मतलब यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। कभी कभी इतनी अतिवृष्टि हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये कैसी है, हमारी भारतीय कृषि कैसी है, मानसून पर निर्भर है। जोतों का छोटा होना आकार, मतलब बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं। अगर बड़े बड़े खेत हैं तो उनके पास में क्या होती हैं, मेड़ें बांध दी जाती हैं, है ना, छोटे छोटे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होती हैं, है ना। कभी देखा होगा आपने कि किसी का खेत ऊपर है, किसी का खेत थोड़ा नीचाई पे है, किसी का खेत और नीचे है,
है ना। तो कई बार मेड़ें बांधी जाती हैं, तो बहुत सारी ज़मीन जो है इन मेड़ों की जो क्या है बंधी रहती है, इसलिए इनका आकार भी कैसा होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं उन्नत किस्म के बीजों तथा उर्वरकों की कमी। तो उन्नत किस्म की अपने यहाँ बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए किसानों की लागत भी बहुत क्या होती है इसमें लगती है। नेक्स्ट है रेल परिवहन के तीन महत्व लिखिए। तो ये तो क्या है, हमें रेल का बहुत लाभ होता है, जहाँ जहाँ रेलवे ट्रक होते हैं या रेलवे ट्रैक होते हैं तो वहाँ से हमें बहुत लाभ होता है। एक तो भारी सामान की ढुलाई की सुविधा हो जाती है, तो यहाँ हमें भारी सामान जो होता है वो ढुलाई के लिए आसानी से पहुँचाया जा सकता है। दूसरा है नेक्स्ट है हम मूल्यों की में स्थिरता बनाए रखने में सहायक। क्या होता है कि जो सामान होता है, वस्तुएं होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सहज रूप से पहुंचाई जा सकती हैं, बड़ी मात्रा में पहुंचाई जा सकती हैं, जिससे क्या होता है कि मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। यानी वही चीज़ हमें यहाँ चाहे आप मुंबई में ले लो, चाहे आप गुजरात के किसी शहर में ले लो, या फिर पूर्वोत्तर का कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे ले लो, है ना, उड़ीसा में ले लो, तो लगभग चीज़ों की समानता बनी रहती है मूल्यों में, है ना। नेक्स्ट है निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन। तो क्या होता है कि जो निर्यात होता है इससे बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये जो बंदरगाह तक रेल मार्गों की पहुँच है, इससे जो है निर्यात के लिए हम विदेशों में भी अपना सामान, बनाया हुआ सामान पहुँचा सकते हैं। तो हमारी जो भारत के अंदर की जो व्यवस्था है वह रेल व्यवस्था पे काफ़ी डिपेंड करती है, अर्थव्यवस्था। और सस्ता आयात निर्यात, जो कि क्या होता है कि सड़क मार्ग की अपेक्षा जो रेल मार्ग होता है वह परिवहन को सस्ता बनाता है ना। नेक्स्ट है जल परिवहन के कोई 3 कारण लिखिए, 3 महत्व लिखिए जल परिवहन के। तो जल परिवहन एक तो क्या है, सस्ता होता है, बाकी जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग की अपेक्षा क्या होता है, ये सस्ता होता है। भार ढोने में अधिक क्षमता होती है। तो जो भार ढोने में मतलब कि यहाँ कंटेनर जो होते हैं कम से कम 200-200 500-500 कंटेनर एक साथ एक शिप में, जहाज़ में रख के वो भेजे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भार ढोने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है। विदेशी व्यापार में सहायक, जब परिवहन विदेशी करता है तो जिससे आर्थिक मतलब विदेशों में होता है ना, तब यहाँ पे बहुत मात्रा में हमें लगभग जो भारत का 95% विदेशी व्यापार है वह समुद्री मार्ग से ही, यानी समुद्री जल परिवहन से ही होता है, जो भी आयात निर्यात होता है ना। नेक्स्ट है एशिया में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं। ये ऐसा क्या है कि जो एशिया महाद्वीप है इसमें जनसंख्या सर्वाधिक है। जैसे यहाँ पे 3-4 देश ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा हैं, इंडोनेशिया में हैं, भारत में हैं, और चीन में हैं, और अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान में है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे एक तो इसका कारण क्या है, तो यहाँ की जो जलवायु है ये समशीतोष्ण जलवायु है ना। तो यहाँ पे मानव के अनुकूलन के लिए बहुत अच्छी जलवायु है। यहाँ पे खाद्यान्नों के विपुल भंडार हैं, क्योंकि यहाँ पे हर सीजनल फल मिल जाते हैं। आपको सर्दियों वाले फल मिल जाएंगे, आपको गर्मियों वाले फल मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे खाद्यान्न के प्रचुर भंडार हैं। यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, तो चूँकि यहाँ की जो मिट्टी है वो ऐसी है कि बहुत उपजाऊ है। पर्याप्त नदियाँ हैं यहाँ पे, आप भारत में ही देख लीजिए, है ना। कम से कम 1000 से ज़्यादा जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो मुख्य रूप से भारत में हैं, केवल भारत में। तो ये पर्याप्त नदियाँ हैं। कृषि की प्रधानता, चूँकि यहाँ पे मिट्टी अच्छी है और नदियाँ अच्छी हैं, मतलब नदियाँ भी हैं पर्याप्त, तो इसलिए यहाँ पे कृषि प्रधान मतलब कृषि की उपलब्धता बहुत है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि क्या होती है। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है इसका नाम ही है स्थानांतरित, मतलब स्थान को बदल देना, है ना, इसमें परिवर्तन कर लेना। तो जो है यहाँ की जो कृषि है भारत में, वो देखिए स्थानांतरित कृषि, जो एक जगह पहले खेती कर ली, इसके बाद वहाँ पे दोबारा से खेती नहीं करते हैं, 1-2-3 साल करते हैं, इसके बाद दूसरी जगह फिर करने लगते हैं। झूम कृषि के तहत पहले जो वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ, उनको पहले काट कर और उनको जला दिया जाता है। फिर वो उसके बाद वहाँ पे मतलब जो उसकी राख होती है उसी पे ये क्या करते हैं, बीज छिड़क देते हैं और उनसे जो मतलब जो उस पर उत्पादन करते हैं। और ये ऐसा कम से कम 2 से 3 साल करते हैं। फिर इसके बाद में उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह के जंगलों में जाते हैं, उनको काट के और फिर से जलाते हैं। ऐसी प्रक्रिया करते रहते हैं और फिर ये प्रक्रिया लगातार करते रहते हैं।
तो इससे जंगलों का तो विनाश हो ही जाता है, लेकिन इनको ये फसलें मिलती रहती हैं कुछ वर्षों, प्रायः 2 या 3 वर्षों तक ये मृदा उर्वरता बनी रहती है, इसलिए ये इस पर खेती करते हैं। यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है ना। भारत के उत्तर पूर्वी ये जो हिस्सा है ना, यहाँ का है ना, तो इस क्षेत्र में ये लोग कृषि करते हैं। जैसे कि असम हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम, नागालैंड आदि क्षेत्रों में यहाँ पे झूम कृषि करते हैं। इसको झूम खेती के नाम से भी जाने जाते हैं या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ है, जो कचरों जो निकलता है, शहरों का कचरा है, तो वो कंपोस्टिंग या तो कंपोस्ट कर लेते हैं, उसको खाद बना लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट यानी उसका केंचुए का उत्पादन कर लेते हैं, भस्मीकरण, बिजली उत्पादन और ईंधन पेट्रोलाइजेशन और बायो मैथेनेशन प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती है कचरे के निपटाने में यह स्थिर और निष्क्रिय बना दिया जाए, और इनको इस तरीके से इसका निपटारा करते हैं, है ना। तो ईंधन में, बिजली बनाने में इसको जला के और उसको मतलब इसकी जो मशीनें रहती हैं उनमें कचरे को डाल देते हैं, जिससे उसका उत्पादन होता है। बिजली बनाने में किया जाता है, बायोमेथेनॉल बनाने में उपयोग किया जाता है, कई तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन इसका आसानी से नहीं होता है ये प्रबंधन है इस तरीके का। नेक्स्ट है लौह इस्पात उद्योग के आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत क्योंकि यह आधार है, राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड है। लौह इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइनें बनाने में और यातायात के साधन जैसे रेल पुल है, जलयान है, अस्त्र शस्त्र है, कृषि यंत्र आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए यह आधारभूत उद्योग होता है। हमारे यहाँ पे स्टील जैसे मकान बनते हैं तो ये लोहे की छड़ डलती है जो, तो वो कहाँ लोहे की ही डलती है, तो इसलिए इसको आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रेशम मार्ग की विशेषताएं। तो जो रेशम मार्ग होता था प्राचीन काल में, जो रेशम का कपड़ा, रेशम मलमल होते थे, है ना, रेशम, तो ये चाइना से होते हुए अपने भारत में होते हुए और ये पूर्व मतलब पश्चिम में भेजा जाता था। तो यह सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, इसके माध्यम से एशिया और यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा था उत्तरी रेशम मार्ग, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था। इससे निकलने वाली शाखा भारत की ओर जाती थी, है ना। तो ये इससे क्या होता था, बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग है वो भारत से होते हुए और पूर्व यानी यूरोप की ओर जाया करते थे, है ना। नेक्स्ट है गेहूं की पैदावार के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्न हैं, जैसे कि तापमान जो गेहूं की पैदावार के लिए आवश्यक भौतिक दशाओं का वर्णन है, तो इसमें तापमान, तो इसके लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है वो 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जो तापमान की आवश्यकता रहती है। और फिर जब वो पकने का समय आता है, वही जैसे कि जब बोने के लिए अपन अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं और ये लगभग मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, तो जो मार्च अप्रैल में है लगभग 20 डिग्री के ऊपर तापमान, लगभग 25 से 30 डिग्री जब तापमान होता है तब फसल पक जाती है और फिर उसको इस समय काट लिया जाता है। नेक्स्ट है वर्षा। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है तो वर्षा अधिकतम 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, फिर बाकी 75 से भी ऊपर हो जाए तो भी ठीक रहती है, क्योंकि इसके लिए 2 से 3 बार पानी देना पड़ता है ना। तो अगर इससे भी ऊपर अगर वर्षा हो रही है तब भी ये उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट है मिट्टी। यहाँ पे उम्दा किस्म की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बलुई, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी का भी सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी सर्वाधिक होती है, मतलब उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए। नेक्स्ट है समतल भूमि। हाँ, तो जो समतल भूमि है इसमें समतल भूमि में ही जो है गेहूँ की कृषि मैदानी भागों में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे श्रमिक। तो यहाँ पे सस्ते और पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। खेती में मशीनों का प्रयोग भी किया जाने लगा है ना, वो तो किया ही जाता है। और उत्पादन के क्षेत्र हैं, जैसे कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, इन राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है वनों के संरक्षण। वनों के संरक्षण के कुछ 4 उपाय। तो जो वनों का संरक्षण, पहले तो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और वनों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए, है ना। यहाँ पे जो राष्ट्रीय वन नीति है
उसमें 33% भूमि के लिए ठोस प्रयास किया जाना है। मतलब कि जो 33% वन हैं वह अनिवार्य रूप से होने चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कहा गया है ना। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और नए वृक्षों को लगाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, और वनों को आग से बचाना। अभी पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में अभी आग लगी हुई थी, है ना। तो जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो कई हज़ार वर्ग किलोमीटर पे क्या हुआ, वहाँ पे नुकसान हो गया, कई पेड़ जल गए उसमें, कई जीव जंतु मारे गए उसमें, है ना। तो इन वनों को आग से बचाना चाहिए। नेक्स्ट, परिवहन के मार्गों का विकास। तो जो परिवहन के मार्ग हैं, सुरक्षित मार्गों का मतलब निर्माण करना चाहिए, ताकि वह जंगलों के बीच से ना गुजरे, या फिर गुजरे भी तो वहाँ पे जानवरों को आने जाने में असुविधा ना हो, इस तरीके से मार्ग बनाने चाहिए। नेक्स्ट है वानिकी विकास। वनों के संरक्षण प्रदान करने में परंपरागत वानिकी के अतिरिक्त कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी, रक्षा पंक्ति वानिकी के साथ साथ सामाजिक वानिकी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे न्यूयॉर्क, केप टाउन से कायरा रेल मार्ग, हिंद महासागर, लाल सागर और लंदन से दिल्ली का जो वायु मार्ग है वह आपको हम अभी नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं। और फिर इसके बाद देखेंगे भारत के नक्शे में। तो यहाँ पे देखिए जो ये है विश्व का मानचित्र, है ना। तो यहाँ के जो विश्व के मानचित्र में हम जो देखेंगे अभी, है ना, यहाँ पे देखिए जो विश्व का मानचित्र है, यहाँ पे देखिए सब न्यूयॉर्क, है ना। तो जो न्यूयॉर्क है वह यहाँ पे है, इस क्षेत्र में। हम इसको रेड के ले रहे हैं, देखो यहाँ पे है, जो ये वाला रेड का निशान लग रहा है, यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर है इनका, है ना। इसके बाद में हमने देखा था केप टाउन से काहिरा रेल मार्ग। तो आइए हम देखते हैं केप टाउन से काहिरा वाला जो रेल मार्ग है ना, ये अफ्रीका में है ना। तो जो शुरुआत होती है इसकी वह होती है यहाँ के केप टाउन से, अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका का केप टाउन। फिर इसके बाद यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे बोत्सवाना मिलेगा, इसकी है राजधानी नैरोबी यहाँ से। फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग आगे, यहाँ पे जाम्बिया, ये है यहाँ से, ये यहाँ पे जाम्बिया है। फिर इसके बाद में यहाँ से चलेंगे तो ये तंजानिया, है ना। तंजानिया के बाद यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये कीनिया, कीनिया के बाद ये इथोपिया, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। फिर यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ से सूडान मिलेगा, ये सूडान की राजधानी खार्तूम, और खार्तूम से ये हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे, और ये है आपका इजिप्ट, यानी मिस्र बोलते हैं इसी को। और यहाँ पे ये जो हम निशान लगा रहे हैं, ये वाला जो निशान है यहाँ पे ये इसको बोलेंगे काहिरा, है ना। तो यहाँ पे केप टाउन से लेके और काहिरा तक का ये क्या है, ये रेल मार्ग है ना। अब यहीं पे देखते हैं, ये है लाल सागर, है ना, इसमें दिया गया था। तो लाल सागर ये है यहाँ पे, इसको बोलेंगे लाल सागर। जहाँ पे हमने रेड कर दिया है, ये बोलते हैं इसको लाल सागर, है ना, इसको बोलेंगे लाल सागर, है ना। नेक्स्ट है इसी में, और क्या था, दिल्ली से लंदन का रेल मार्ग। तो अपने यहाँ पे है ये दिल्ली, है ना, ये यहाँ पे दिल्ली मिलता है, और दिल्ली से लेके अपना यहाँ से सीधा, और ये ब्रिटेन का ये है ना, ये यहाँ पे वायु मार्ग है, ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन का ये वायु मार्ग हो गया, है ना। तो इस तरीके से दिल्ली से ब्रिटेन के लिए वायु मार्ग ये जाता है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या था, लाल मार्ग दिल्ली हिंद महासागर, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की जो लोकेशन है वो ये है, ये पूरा का पूरा क्या है, हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर है ना, यहाँ से लेके इतना ये पूरा हिंद महासागर के अंतर्गत आता है पूरा ये। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस पे अपने भारत का नक्शा। इसमें देखना है हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्क रेखा, अरब सागर, छोटा नागपुर पठार और अरावली पर्वत, है ना। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे भारत के नक्शे में, है ना। तो देखो इसमें अरावली पर्वत देखते हैं।
तो अरावली पर्वत यहाँ से लेके और इस तरीके से ये यहाँ पे अरावली पर्वत है ना। ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये बंगाल की खाड़ी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। ये अरब सागर है ना, अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे है ये कांडला बंदरगाह है ना। और क्या था, ये चिल्का झील है, ये जो दिख रही है ये यहाँ पे चिल्का झील है ना। इस तरीके से ये पूरा मैप आपको बता दिया गया है। और इसमें क्या था, कन्याकुमारी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बंगाल की कांडला, चिल्का झील हो गया है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे स्थित है, छोटा नागपुर का पठार ये है ना। और क्या था, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर बन जाता है, सतपुड़ा और कन्याकुमारी। तो जो सतपुड़ा है, कन्याकुमारी यहाँ पे है स्थित, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये मध्य प्रदेश में ये है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।